मुझे बता देना। तो अगला जो टॉपिक है वो है इंडिपेंडेंस एंड इंपार्शियलिटी ऑफ इंडियन जुडिशरी। इंडिपेंडेंस एंड इंपार्शियलिटी ऑफ इंडियन जुडिशरी, हम में से सारे लोग हमेशा ये सुनते हैं कि जो जुडिशरी है वो क्या है, वो इंडिपेंडेंट है, वो इंपार्शियल है। कैसे इंपार्शियल होगा, किस तरीके से इंडिपेंडेंस होगा? क्या सिर्फ कहने से इंडिपेंडेंस हो जाएगा क्या? यदि हम ये बोलते हैं कि जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, तो क्या जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो गई? नहीं हो सकती। ये चीज हमें झलकना चाहिए, हमें दिखना चाहिए कि हाँ वाकई जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। तो आखिर कौन कौन से ऐसे प्रोविजन हैं जिसको देखने के बाद ये पता चलता है कि जो हमारा जुडिशरी है, जो इंडियन जुडिशरी है, वो सच में क्या है, इंडिपेंडेंट है? ये चीज कैसे पता चलेगा? उसी चीज को हम इस पार्टिकुलर टॉपिक में पढ़ने का प्रयास करेंगे। इन तमाम प्रोविजंस को यदि आप पढ़ेंगे, जब ये लेक्चर खत्म होगा तब तक आपको समझ में आ जाएगा कि बिकॉज ऑफ दीज प्रोविजंस ऑफ लॉ हम कहते हैं कि इंडियन जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट एंड इंपार्शियल। ठीक है, यदि इन प्रोविजंस को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल करके हटा दिया जाए तो हमारा जो जुडिशरी है वो कभी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। तो कॉन्स्टिट्यूशन खुद कहता है कि द जुडिशरी शुड बी इंडिपेंडेंट एंड इंपार्शियल। तो कैसे है, उसी चीज को हम इस लेक्चर में समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक एक लाइन में आपके साथ पढ़ रहा हूं, जहां कहीं भी कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा। समय की कोई पाबंदी नहीं है, हमारे पास बहुत समय है, आराम आराम से पढ़ना है। बस ध्यान रहे कि एक एक चीज आप समझ जाएं। बाद में ऐसा ना हो कि दोबारा बाद में आपको पढ़ना पड़े, नहीं, एक बार जो मैं पढ़ा रहा हूं ध्यान से समझिए, उसको ध्यान से पढ़ लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आए पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा। ठीक है, देखिए आप शुरू करते हैं। कहता है द मीनिंग एंड rationale for independence of judiciary, Indian judiciary has been dealt in previous section। ठीक है, पहले जो अभी हमने पढ़ा था पिछले कई क्लासों में, उसके बारे में कह रहा है। However, we must also understand how the independence of judiciary is ensured and maintained by the constitution। मतलब हमने ये तो पढ़ लिया कि इंडियन जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, बट हाउ दिस इंडिपेंडेंसी इज मेंटेन कैसे किया जाता है, इसके बारे में यहां पे कह रहा है कि however we must also understand how the independence of judiciary is ensured and maintained by the constitution। The theory of constituent mechanism of independence of judiciary defines judiciary's independence in terms of independence of judges। अब देखिए यहां पे एक नया थ्योरी की बात कर रहा है, और ये थ्योरी क्या है, कह रहा है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है, हम जो बात करते हैं, ये थ्योरी की बात करता है कि थ्योरी ऑफ कंस्टिट्यूएंट मैकेनिज्म। ये थ्योरी ऑफ कंस्टिट्यूएंट मैकेनिज्म आखिर है क्या, उसी चीज को हम पहले समझेंगे। इसमें बेसिकली दो तरीके के कंसेप्ट आएंगे। पहला तो ये होगा कि हम कहते हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये तो एक बात हो गई। दूसरा ये होगा कि जब हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहते हैं तो क्या इसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जजेस भी इंक्लूडेड है? क्या जुडिशरी तो एक इंस्टीट्यूशन है खुद में, तो कैसे कोई इंस्टीट्यूशन अपने आप से, जो कि एक लिविंग बीइंग नहीं है, इंस्टीट्यूशन इज नॉट अ लिविंग बीइंग, तो आखिर कैसे वो इंडिपेंडेंट हो सकता है? मतलब उसके कंस्टिट्यूएंट, मतलब उसके अंदर जो काम करने वाले ऑफिसर हैं, क्या वो इंडिपेंडेंट है या नहीं? ऐसे ही पता चलेगा ना। यदि नीचे वाले जो जज हैं, उसके अंदर जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, यदि वो इंडिपेंडेंट होंगे शायद, तब ये कहा जा सकता है कि पूरा का पूरा जो इंस्टीट्यूशन है वो इंडिपेंडेंट होगा। ठीक उसी प्रकार से मान के चलिए कोई एग्जांपल ले लीजिए कि एक जो है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप है जिसमें 4 लोग काम करते हैं, और कहते हैं दैट ऑर्गेनाइजेशन इज इंडिपेंडेंट। भाई ऑर्गेनाइजेशन का मुंह है क्या, वो कैसे बोलेगा, कैसे पता चलेगा? तो 4 जो लोग हैं, वो जो एक्शन कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो निर्णय ले रहे हैं, जो आदेश दे रहे हैं, उस पार्टिकुलर चीज का यदि हम स्टडी करेंगे, और यदि उनके डिसीजन से, उनके ऑर्डर से ऐसा लगता है कि सच में ये ऐसा कुछ कर रहे हैं जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को एक्सप्लेन करता है, तो हम कहेंगे कि सही में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है। तो ये जो थ्योरी ऑफ कंस्टिट्यूएंट मैकेनिज्म की बात कर रहा है, कहता है कि सिर्फ इंस्टीट्यूशन को मत देखिए, इंस्टीट्यूशन तो अलग चीज है, लेकिन साथ के साथ ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो लोग उसमें काम कर रहे हैं, जो लोग उसके कंस्टिट्यूएंट मेंबर्स हैं, उस कंस्टिट्यूएंट मेंबर्स
यदि वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है, इसको भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो यही हम यहाँ पे करेंगे कि जब हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करेंगे तो किस तरीके से हमें अप्रोच करना है, उसी के बारे में पढ़ते हैं। कहता है कि द थ्योरी ऑफ कंस्टिट्यूएंट मैकेनिज्म ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी डिफाइंस, क्या डिफाइन करता है, जुडिशरीज इंडिपेंडेंस इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इट्स जजेस, क्योंकि जजेस आर इट्स कंस्टिट्यूएंट मेंबर्स, तो इनका इंडिपेंडेंस होगा तो उनका भी हो जाएगा ऑटोमेटिकली एक तरीके से। तो वही बता रहा है कि जो थ्योरी ऑफ कंस्टिट्यूएंट मैकेनिज्म है वो इस तरीके से डिफाइन करता है independence of judiciary को। The theory of constituent mechanism of independence of judiciary defines judiciary's independence in terms of the independence of judges. Judges ought to function in an unbiased manner, and scholars, as pointed out by the Simon Seatritt, क्या है, the culture of judicial independence, judges on trial, ये क्या कहते हैं उसको छोड़िए, आगे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे लिखा हुआ है। देखिए क्या है, one must note that independence of judiciary and impartiality of judges exist as two distinct concepts। ये साहब कहते हैं कि देखिए one must note that, आपको नोट करना पड़ेगा कि independence of judiciary and impartiality of judges exist as two distinct concept, दो अलग अलग कंसेप्ट है, दोनों को मिक्स मत कीजिए। हालांकि ये बात अलग है कि रिजल्टेंट जो है वो सिमिलर आएगा, लेकिन दोनों अलग अलग चीज है। जब हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करते हैं तो हम एक इंस्टीट्यूशन को रेफर करते हैं, इंस्टीट्यूशन ही है, जुडिशरी एज ए इंस्टीट्यूशन है। जुडिशरी का जब नाम लेते हैं तो क्या दिमाग में आता है, वही वाला दिमाग में आता है जब हम न्यूज़पेपर में देखते हैं ना, गुम्बद सा वो आ जाता है सुप्रीम कोर्ट का, जब भी बात आता है तो वही चीज दिमाग में आता है। एक इंस्टीट्यूशन है, ये एक व्यक्ति से नहीं बनता, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट मेंबर्स होते हैं जो जजेस के नाम से जाने जाते हैं। तो कह रहा है कि one must note that the independence of judiciary and impartiality of judges exist as two distinct concepts, the former referring to the institution, जो पहला है जो जुडिशरी की बात कर रहा है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात हम कर रहे हैं, वो इंस्टीट्यूशन को रेफर करता है, जबकि एंड द लेटर रेफरिंग टू इट्स कंस्टिट्यूएंट एक्टर्स, लेकिन दूसरा जो है इंपार्शियलिटी ऑफ इंडियन जुडिशरी की जब हम बात करते हैं तो इसमें कह रहा है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के, देखिए ध्यान से समझिएगा, दोबारा मैं बता रहा हूं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की जब हम बात करते हैं तो कहता है कि ये तो इंस्टीट्यूशन है, ये एक मेंबर से नहीं बना है, लेकिन इंपार्शियलिटी ऑफ इंडियन जुडिशरी की हम बात करते हैं तो इसके जो कंस्टिट्यूएंट मेंबर्स होते हैं, जो जजेस होते हैं, उनका इंडिपेंडेंस भी काउंट होता है। यदि वो इंडिपेंडेंट है तो माना जाएगा कि इंस्टीट्यूशन अपने आप इंडिपेंडेंट हो जाएगा, वो बात है, वही चीज यहां पे बात कर रहे हैं। एंड द लेटर रेफरिंग टू इट्स कंस्टिट्यूएंट एक्टर्स, द कंसेप्ट ऑफ इंपार्शियलिटी ऑफ जजेस कैन बी अंडरस्टूड विद इन द ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। दीज कंसेप्ट मस्ट बी स्टडीड इन कंजंक्शन as they aim at achieving the same goal of maintaining judicial integrity in democratic process of the country। तो बोल रहा है कि ये दो चीज अलग जरूर है, लेकिन जो रिजल्टेंट की बात करते हैं, जो हम अचीव करना चाह रहे हैं, क्या अचीव करना चाह रहे हैं कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो जुडिशरी एज ए इंस्टीट्यूशन कैसे इंडिपेंडेंट होगा, वो तभी हो सकता है जब कंस्टिट्यूएंट मेंबर्स जो होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे। वो कैसे पता चलेगा, उनके काम से पता चलेगा, हम समझने का प्रयास करेंगे। इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्कस द कंस्टिट्यूएंट फ्रेमवर्क फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ब्रॉडली द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स सेवरल प्रोविजंस, और इसी प्रोविजंस को हम डिस्कस करेंगे, और यही इंपॉर्टेंट है, सेवरल प्रोविजंस टू सर्व दीज टू इन फंक्शन, जो दोनों फंक्शन की बात कर रहा है, इंडिपेंडेंस एंड इंपार्शियलिटी ऑफ इंडियन जुडिशरी, इसके बारे में अब जो प्रोविजंस है वो प्रोविजंस को आप ध्यान से समझिएगा। क्या कहता है, प्रोविजंस रिलेटिंग टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ जुडिशरी क्या है। देखिए इसको भी दो तरीके से बांट दिया, ये दो तरीके से डिवाइड कर दिया। एक तो इंस्टीट्यूशन से बता दिया, इंस्टीट्यूशन एज एन इंस्टीट्यूशन के बारे में बताया, और दूसरा जो टॉपिक है, देखिए दूसरा वाला कहता है प्रोविजंस रिलेटिंग टू द जजेस। दोनों को अलग अलग टॉपिक में करा है, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं वो बेसिकली दो अलग अलग चीज हम पढ़ रहे हैं, हालांकि इसका रिजल्टेंट सिमिलर होता है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की ही बात होती है। तो कहता है कि द कंस्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज द वास्ट पावर्स, क्या है, द कंस्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज द वास्ट पावर्स एंजॉयड बाय द कोर्ट्स, स्पेशली द सुप्रीम कोर्ट कैनॉट बी कर्टेल्ड बाय द पार्लियामेंट। अब कहता है कि देखिए बहुत वास्ट पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत वास्ट पावर है, जिसमें से एक ये है जो ये कहता है स्पेशली द सुप्रीम कोर्ट कैनॉट बी कर्टेल्ड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास
ये शक्ति नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को वो डिब्रीज कर दे, वो हटा दे, उनके पावर को कंस्ट्रेन कर दे। वो पावर नहीं है पार्लियामेंट के पास। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उससे 3 अलग अलग पार्लियामेंट हो गया, लेजिस्लेचर जो है, पार्लियामेंट की बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीनों उसका पैरेलल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। और उस सिचुएशन में पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के पावर को हाईजैक कर ले, ये एग्जीक्यूटिव के पास ये पावर नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के पावर को वो हाईजैक कर ले। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी यूपी वाला केस देख लीजिए। यूपी में पुलिस पूरे गांव को घेर लिया, लड़की के लाश को जला दिया बिना परमिशन का। एग्जीक्यूटिव पावर, एग्जीक्यूटिव के पास एग्जीक्यूटिव का पावर है। लेकिन एट द सेम टाइम माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने क्या किया? सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी ले लिया। तो क्या अब कितना भी पावर हो एग्जीक्यूटिव के पास, क्या रोक सकता है क्या उनको? नहीं रोक सकता, नहीं रोक सकता उनको, अब नहीं रोक सकता, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। तुमको जो करना था वो कर दिए, अब उनको जो करना है वो करेंगे। और यही कारण है, ये डर है जो कि यूपी गवर्नमेंट को, ये जो ऑफिशियल थे बड़े बड़े एसपी रैंक के अधिकारी और सारे लोग को सस्पेंड करने पे मजबूर कर दिया। आप देखेंगे ये कब इनको सस्पेंड करा गया? इनको तब सस्पेंड करा गया जब माननीय उच्च न्यायालय ने कॉग्निजेंस ले लिया। इससे पहले कोई कुछ नहीं बोल रहा था, इससे पहले सब सही है, कोई दिक्कत नहीं। जब उनको पता चला कि अब तो मेरी हालत खराब होने वाली है और यदि कोर्ट सस्पेंड किया तो फिर अलग तरीके से हम जाएंगे, इससे अच्छा है कि पहले ही हम कर देते हैं इसको सस्पेंड, ताकि वहां तो बोलने का रहेगा मिलॉर्ड देखिए ये गलती किया है, हम इसको सस्पेंड कर दिए। और बेचारे सच कहूं तो एसपी और ये सब का कोई पर्सनल गलती नहीं होना चाहिए, होता नहीं है, क्योंकि इनको ऑर्डर ऊपर से मिलता है। बिना ऑर्डर के या पूरे 300 फोर्स को लगा करके पूरे गांव को घेर लेंगे क्या? नहीं पॉसिबल, नहीं है पॉसिबल। लेकिन जब गाज गिरी, क्योंकि आपने इलीगल काम किया, किसका नुकसान हुआ? किसका रिकॉर्ड खराब हुआ? आपका खराब हुआ। जो वहां एसपी थे, जो वहां एसएचओ थे, जो वहां बड़े बड़े अधिकारी थे, जो उन्होंने ऐसा काम कराया था। तो वही बात है कि जाएंगे भी आप भी, यदि लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। यदि उस समय लॉ का फॉलो आप पालन किया होता तो कोई गवर्नमेंट आपको हटा नहीं सकती थी, सस्पेंड नहीं कर सकती थी। अब क्या कीजिएगा? तो वही बात होती है कि अब तो कोर्ट ले लिया संज्ञान, अब ये नहीं करेंगे तो वो करेंगे, इससे ये गवर्नमेंट का नाम खराब नहीं हो कोर्ट में, इसलिए पहले ही कर देते हैं। ऐसा ही होता है, कई केसेस में होता है, कोई नई बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बस मैं ये बताना चाह रहा था कि देखिए इंडिपेंडेंट है, अब कितना भी पावरफुल गवर्नमेंट रहे, योगी जी मोदी जी दोनों मिल भी जाएं तो कोर्ट को नहीं रोक सकते। ये नहीं कर सकते कि आप नहीं कर सकते, इस पे आप सुओ मोटो कॉग्निजेंस नहीं ले सकते, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट पावर है कोर्ट का। कौन पावर दिया? कोई पार्लियामेंट पावर नहीं देता। ये कौन पावर दिया? कॉन्स्टिट्यूशन खुद पावर दिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब खुद पावर दिया तो मोदी जी और योगी जी कौन होते हैं बोलने वाले कि आप नहीं ले सकते सुओ मोटो कॉग्निजेंस? नो वन, नहीं रोक सकते। अब तो वही बात मैं बता रहा हूं कि ये जो पावर है वो इंडिपेंडेंट है। जैसे एक और एग्जांपल समझिए, इसी चीज में जब ये चीजें हुई, जब इनके लाश को जला दिया गया, जब इनको नहीं मिलने दिया पेरेंट्स वगैरह से, ये सारी चीजें एफआईआर नहीं किया गया, फिर बोला गया रेप नहीं हुआ है, उसमें कोर्ट कुछ नहीं किया, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव पावर था। कोर्ट नहीं कर सकता, इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कोर्ट का ये है कि तुम करो जो करना है करो, तुम्हारे पास भी पावर है, करो, हम बाद में देखेंगे तुमको। वो वाली बात, वो रोक नहीं सकता था कि तुम ऐसे नहीं करो वैसे नहीं करो, नहीं, ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि एग्जीक्यूटिव पावर इंडिपेंडेंट पावर। ठीक उसी प्रकार से जैसे जुडिशियल पावर इंडिपेंडेंट पावर है, ठीक उसी प्रकार से हम एक बैलेंस क्रिएट करते हैं। जहां भी एग्जीक्यूटिव गलत करती है फिर तो कोर्ट है ही जिंदाबाद, वो वाली बात है। तो ये इंडिपेंडेंस को समझना एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत जरूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि किस तरीके से काम होता है। ठीक है, तो यही पे यहां पे कह रहा है, स्पेशली द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बी कर्टेल्ड बाय द पार्लियामेंट इन द सिविल केसेस। पार्लियामेंट ओनली हैज अ लिमिटेड राइट टू चेंज द पिक्यूनियरी लिमिट फॉर अपील्स टू द सुप्रीम कोर्ट। बोल रहा है कि सिविल केसेस पे कुछ राइट्स है पार्लियामेंट के पास, जिसमें वो पिक्यूनियरी लिमिट को सेट कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सेट कर सकते हैं कि हाँ जी ये वाला कोर्ट इतना लाख का या इतना करोड़ का सुनेगा, ये वाला इतना करोड़ ये सुनेगा, बाकी और कुछ नहीं कर सकते। आगे देखिए क्या कहता है, in turn the supreme court has a vast appellate jurisdiction and supplementary powers to enable its efficient functioning. Both the supreme court and the high court are court of record and process and possesses the power to punish for
कंटेम्प्ट अगेंस्ट द जुडिशरी और जजेस। देखिए इस बात को समझिए, ये कहता है कि जो हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों जो हैं इनको कहा जाता है दे आर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? देखिए यहां पे लिखा है कि दे आर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड पॉजेसेस द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट अगेंस्ट द जुडिशरी और जजेस। उनके अंदर जितने भी जुडिशियल ऑफिसर काम कर रहे हैं, उनको यदि आप तिरस्कार करेंगे, उनका यदि आप डिसरिस्पेक्ट करेंगे, तो कंटेम्प्ट में जाएंगे, कंटेम्प्ट ले लिया जाएगा आपके अगेंस्ट। तो वो वाली चीज है। और ये कंटेम्प्ट क्या होगा? आपको पनिश करेंगे। ये इनके पास पावर है आपको पनिश करने का, क्योंकि इनके पास पावर है कंटेम्प्ट का। यही कारण से ये जो ऑफिशियल होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी, डरते हैं। और यही डर से अभी जब सुमोटो कॉग्निजेंस लिया माननीय उच्च न्यायालय ने इलाहाबाद, तो उसमें किनको किनको तलब कर दिया, किनको किनको बुलाया, डीजीपी को बुला लिया, सेक्रेटरी को बुला दिया, डीएम को बुला लिया। अब इनका हालत खराब, पसीना छूट रहा होगा कि क्या जवाब देंगे, क्योंकि वहां पे फिर चलता नहीं है किसी का। आप कभी कोर्ट में देखिए, तब पता चलेगा कि कैसे पसीना निकल जाता है सेक्रेटरी और इतने बड़े बड़े अधिकारी का। जब आप गलत करेंगे ना, तो फिर समझ में आ जाएगा कोर्ट में। तो वो वाली चीज है। देखिए अब क्या कहता है कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड को हम थोड़ा समझते हैं। बोथ द सुप्रीम कोर्ट अंडर सेक्शन 129, सेक्शन 129 देखेंगे तो वहां पे कहता है कि सुप्रीम कोर्ट शैल बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड शैल हैव पावर टू पनिश एनीवन फॉर इट्स कंटेम्प्ट। तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास 129 में पावर है। एंड सिमिलरली हाई कोर्ट का जो पावर है 215, आर्टिकल 215 देखेंगे। ये सब चीज को जाकर के देख लीजिए, ये कोई कथा नहीं चल रहा है यहाँ पे। जब आप क्लास खत्म करेंगे ना, तो देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, अदरवाइज फिर भूल जाएंगे, क्वेश्चन यही सबसे आएगा। ठीक है ना? बोथ द सुप्रीम कोर्ट 129, आर्टिकल 129 एंड द हाई कोर्ट 215 आर कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड एंड possesses the power to punish for contempt against the judiciary और the judges। ये बात आपको समझ में आ गई है। अब हम इंस्टीट्यूशन की बात हमने कर ली, अब हम प्रोविजंस रिलेटेड टू जजेस, जो जज से रिलेटेड प्रोविजंस हैं, आखिर हम कैसे माने कि जो कोर्ट है वो इंडिपेंडेंट है, जो जुडिशरी है वो इंपार्शियल है, कैसे माने? तो जजेस के रोल को भी समझना पड़ेगा। यदि जजेस, क्योंकि जजेस आर कंस्टिट्यूएंट मेंबर्स ऑफ द जुडिशरी, यदि जजेस जो है वो यदि इंडिपेंडेंट होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है किसी ना किसी तरीके से जो कोर्ट है, जो इंस्टीट्यूशन ऑफ जुडिशरी है, वो अपने आप में क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट हो जाएगा। लगेगा ऐसा देख करके कि इंडिपेंडेंट है। तो हम अब देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर ऐसा क्या है जो इसको इंडिपेंडेंट बनाता है। देखिए क्या कहता है। कहता है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जजेस इज क्रूशियल टू इंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अब देखिए इस बात को समझिए, कहता है इंडिपेंडेंस ऑफ जजेस इज क्रूशियल टू इंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। मतलब ये जरूरी है कि यदि जजेस इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तो जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बड़ी मुश्किल बात होगी। तो वही यहां पे कह रहा है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जजेस इज क्रूशियल टू इंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। द फॉलोइंग लीगल प्रोविजंस मैंडेट जजेस इंडिपेंडेंस एंड इंपार्शियलिटी। क्या क्या प्रोविजंस है उसी को आज हम समझेंगे। पहला जो पॉइंट है, कहता है कि वंस अपॉइंटेड जजेस को यदि आप अपॉइंट कर देंगे तो क्या कहता है कि वंस अपॉइंटेड जजेस आर प्रोवाइडेड विथ अ सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर टिल दे रीच अ रिटायरमेंट एज। मतलब बीच में आप इनको नहीं हटा सकते। ये कोई अनुकंपा वाली बात नहीं कि आज अपॉइंट किया दूसरे दिन हटा दिया, नहीं चलेगा जी, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो यहीं से शुरू हो जाता है खेला। फिर देखिए क्या है, वंस अपॉइंटेड, एक बार अपॉइंट कर दिया ना, उसके बाद जजेस आर प्रोवाइडेड विद द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, पूरे जिंदगी तक, जब तक उनका रिटायरमेंट एज नहीं आ जाता तब तक वो उनको हटाया नहीं जा सकता। और हटाएंगे भी तो अलग प्रोसीजर है, बहुत टेक्निकल चीज है, उसमें आसान नहीं होता। Once appointed judges are provided with the security of tenure till they reach a retirement age. The age remains 62 for the high courts judges and 65 for the supreme court judges. इस बात को नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये सब नोट्स बनाते रहिए। कई बार आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं, सर कि आप नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं क्या? अरे जी मैं नहीं करता प्रोवाइड, मैं जानबूझ करके नहीं करता हूं। मैं सब कुछ कर दूंगा तो आप क्या करोगे? आप सिर्फ कथा सुनोगे क्या? अरे ये सब लिखो नोट्स में कि क्या है एज रिटायरमेंट एज जज का, लिखो। आप लिखो 129 में क्या है, आर्टिकल 129 लिखो, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट का 215 में क्या है, ये सब लिखो ना। नोट नहीं करने आता, ये सब कीजिए आप। हर चीज में आपको नहीं परोस के नहीं दे सकता, ये स्पून फीडिंग वाली काम नहीं हो सकती यहाँ पे, ठीक है। Once appointed judges are provided with the security of tenure till they reach a retirement age. The age remains 62 years for high court judges and 65 years for supreme court judges. Judges are not allowed to practice as advocates in the same or equivalent courts. इस बात को ध्यान से समझिए।
इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। क्या कहता है कि जजेस आर नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस एज एडवोकेट्स इन द सेम और इक्विवेलेंट कोर्ट्स पोस्ट देयर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद जजेस को प्रैक्टिस नहीं कर सकते एडवोकेट के रूप में, वकील के रूप में। किस न्यायालय में? सेम न्यायालय में या फिर उसके समतुल्य न्यायालय में नहीं कर सकते। मतलब यह हुआ कि यदि हाईकोर्ट के कोई जज हैं और हाईकोर्ट से रिटायरमेंट मिला है तो क्या होगा, वो हाईकोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, वो कहां करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में आके करेंगे। लेकिन यदि कोई डिस्ट्रिक्ट जज है, उन्हें यदि प्रैक्टिस करना है तो वो हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं करेंगे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो वो रिटायर ही हुए हैं। तो सेम या फिर इक्विवेलेंट दोनों में वो नहीं कर सकते और ऊपर की अदालत में कर सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन हो सकता है कि यदि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और वो रिटायर हो गए तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनके ऊपर कोई न्यायालय ही नहीं है, वो वाली चीज। तो यहां पे देखिए क्या कह रहा है कि जजेस आर नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस एज एडवोकेट्स in the same or equivalent courts post their retirement. For example, a retired high court judge can practice in Supreme Court but is prevented from practicing the same or other high courts. This ensure that ex-judges practicing at the bar do not influence the decision of bench with whom they may have presumed familiarity. तो ये वाली चीज जो है, कहता है कि जब जज आप काम करते हैं 25 साल 30 साल 40 साल काम कर लेते हैं तो अक्सर आप बहुत सारे लोग को जान जाते हैं और इस चीज का फायदा नहीं उठाएं, इसीलिए आपको प्रतिबंध लगाया जाता है, आप पे रोक लगाया जाता है कि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे रिटायरमेंट के बाद। अदरवाइज आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जजेस को, क्योंकि आप पावरफुल हैं, आपने 40 साल अपना उम्र जो है ये जजशिप में बिताया है, ऑब्वियस बात है आप इन्फ्लुएंस तो कर ही सकते हैं, और यही कारण है कि आप वहां पे नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि कैसे आप जज को हटाएंगे। जजेस कैन नॉट बी इजिली रिमूव्ड, आसानी से उनको हटाया नहीं जा सकता। जजेस कैन नॉट बी इजिली रिमूव्ड फ्रॉम देयर ऑफिस एक्सेप्ट फॉर प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। इस बात को ध्यान में समझिए, क्या कर रहा है कि प्रूवन मिसबिहेवियर, देखिए यहां पे लिखा हुआ प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। किस तरीके से, क्या ग्राउंड होगा कि एक जज को रिमूव कर दिया जा सकता है? तो ग्राउंड आपके सामने है, क्लियर है, इक्विवोकल है बिल्कुल। इसको देखिए क्या कहता है कि प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी यदि होगी तो जरूरत पड़ने पे जजेस को भी हटाया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, लेकिन ये बड़ा पेचीदा सवाल है, बड़ा पेचीदा मुश्किल होता है। जैसे एक प्रेसिडेंट को हटाया जाता है इंपीचमेंट के जरिए, ठीक उसी प्रकार बिल्कुल सिमिलर जो है अप्रोच जजेस को हटाने के लिए होता है। और यही कारण है कि अभी जस्टिस कर्नन का जो आपने केस देखा कंटेम्प्ट में, उस केस में भी इनको हटाना बड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि इनको हटाना इतना आसान है ही नहीं। तो यही कहता है कि जजेस कैन नॉट बी इजिली रिमूव्ड फ्रॉम देयर ऑफिस एक्सेप्ट, एक्सेप्शन है, फॉर प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी यदि है, द लीगल प्रोसेस इज केप्ट स्ट्रिक्टेंट टू इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ द जजेस। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट की मर्जी है जी, जब मन आए किसी भी जज को हटा दिया, उसको रिटायर करवा दिया, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। यदि ऐसे होने लगे तो फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जजेस पे क्वेश्चन उठना लाजमी है, उठ जाएगा क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन खुद कहता है कि ना, एक बार अपॉइंटमेंट हो गया ना, फिर तुम्हारे बस की बात नहीं है, बहुत मुश्किल है, फिर प्रूव करो मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। और ये ऐसे थोड़ी ना प्रूव होता है, इनके लिए पूरा कमेटी बनता है, और कमेटी में कौन होते हैं? जज होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आप ऐसे रैंडमली नहीं हटा सकते, बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टाइप का हो जाता है चीज। और यही कारण है अभी तक किसी भी जज का इंपीचमेंट यहाँ पे नहीं हो पाया है इंडिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ जजेस आर फिक्स्ड एंड नॉट सब्जेक्ट टू वोट ऑफ लेजिस्लेचर। तो ये जो सैलरी है और अलाउंसेस जो मिलना है, ये लेजिस्लेचर चाह करके भी कम नहीं कर सकती, फिक्स्ड है, जो फिक्स है वो फिक्स है, उसको कम नहीं किया जा सकता, कुछ भी कर दो आप। ठीक है, judges derives their salaries from the consolidated fund of India, डायरेक्ट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लिया जाता है। यदि आप सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, यदि आप हाई कोर्ट की बात करेंगे तो डायरेक्ट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से लिया जाएगा, इसमें कोई डिस्कशन नहीं होगा, डायरेक्ट निकाला जाएगा पैसा, और किसी भी तरीके से इनको डिप्राइव नहीं किया जा सकता किसी भी केस में।
their emoluments cannot be altered to their disadvantage except in the event of financial emergency. यदि फाइनेंशियल इमरजेंसी होगा तो कुछ सिचुएशन है जहां पे उनको जो भत्ता दी जा रही है, उनको जो फैसिलिटीज दी जा रही है, उसको थोड़ा बहुत चेंज करा जा सकता है, वो भी तब जब फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया पूरे कंट्री में, तब किया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा नहीं कर सकते आप। तो ये सारी जो प्रोविजंस हैं, ये तो यही दिखाता है कि जजेस इंडिपेंडेंट है, और जब जजेस इंडिपेंडेंट है तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट होना, मैंने आपको बताया कि इसी से तो होगा जुडिशरी इंडिपेंडेंट। वही चीज आगे हम और दो तीन पॉइंट है उसको समझने का प्रयास करते हैं। कहता है कि इवन द जुडिशियल कंडक्ट ऑफ द जजेस हैज बीन केप्ट इम्यून फ्रॉम एग्जामिनेशन बाय अदर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन्स। देखिए क्या कहता है, ये कह रहा है कि इवन द जुडिशियल कंडक्ट ऑफ द जजेस हैज बीन केप्ट इम्यून फ्रॉम एग्जामिनेशन बाय द अदर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन। मतलब ये हुआ कि यदि जुडिशियल कैपेसिटी में कोई भी जज किसी को कुछ भी दे दिया, फांसी भी दे दिया, कोई भी पनिशमेंट दे दिया, उसको क्वेश्चन आप नहीं कर सकते, उसको यूज करके पार्लियामेंट ये बहस नहीं कर सकती पार्लियामेंट में कि हाउ कैन दिस जज कैन गिव पनिशमेंट फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और डेथ, ये कैसे दे दिया हम इसको हटा देंगे, नहीं कर सकते, आप डिस्कशन ही नहीं कर सकते। वही बात कर रहा है कि इवन द जुडिशियल कंडक्ट ऑफ द जजेज हैज been kept immune from examination by the other constitutional organs. The conduct of judges of both the Supreme Court and the High Court cannot be, देखिए क्या लिखा हुआ है, cannot be discussed in Parliament or the state legislature except when a motion for removal of judges is being presented to the president. तो नॉर्मल सिचुएशन में जजेस के कंडक्ट पे कि कौन सा जज कैसा है, वो चर्चा हो ही नहीं सकता लेजिस्लेचर में, ना तो स्टेट लेजिस्लेचर में और ना ही पार्लियामेंट में, नहीं कर सकते। हाँ, एक कंडीशन है, यदि किसी जज को आप हटाना चाहते हो, ऑब्वियस सी बात है पार्लियामेंट ही हटाएगी, तो पार्लियामेंट में डिस्कशन तो करना पड़ेगा। इसीलिए यहां पे एक्सेप्शन दे दिया कि एक्सेप्ट, क्या कर दिया, एक्सेप्शन दे दिया, जब आप इसको रिमूवल की बात करेंगे और प्रेसिडेंट को दे देंगे, ये प्रेजेंट कर देंगे कि इनको रिमूव करना है, मोशन शुरू कर देंगे और बाकी का काम तो बाद में होता है, तब उस सिचुएशन में डिस्कशन तो करना पड़ेगा, बिना डिस्कशन किए हुए नहीं कर सकते, आपको रिपोर्ट लेना पड़ेगा, आपको कमेटी बनानी पड़ेगी, तो उस सिचुएशन में कर सकते हैं, नॉट अदरवाइज। वही चीज यहां पे बात कर रहा है। अगला है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज बीन ऑथराइज्ड टू हैव इट्स ओन एस्टेब्लिशमेंट एंड टू हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर इट। इट इज फर्दर authorized to make appointments of officers and staff of the court and determine their service condition. अब ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज बीन ऑथराइज्ड टू हैव इट्स ओन एस्टेब्लिशमेंट एंड टू हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर इट, और उसमें सारा का सारा कंट्रोल उन्हीं का होगा, कोई बाहरी का बंदा नहीं बता सकता तुम ऐसे करो वैसे करो ना, वो बस उनका कंट्रोल है, उनका अपना एस्टेब्लिशमेंट है, अपने अकॉर्डिंग वो काम करेंगे। इट इज फर्दर ऑथराइज्ड टू मेक अपॉइंटमेंट्स ऑफ द ऑफिसर्स, जो उसके अंदर जो भी लोग अपॉइंटमेंट होगा जिनका, वो भी किसी गवर्नमेंट से पूछ करके नहीं किया जाएगा, सीजीआई स्वयं कर देंगे, ठीक है, और गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ेगा, बस इतना ही है। तो इंडिपेंडेंस इस तरीके से देखिए, ये चीज पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। Therefore, one can conclude that independence of judiciary is a constitutionally conferred protection. तो ये कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन यदि आ जाए कि क्या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनली कन्फर्ड प्रोटेक्शन, यस और नो, तो आप इसमें कर देंगे यस, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हम 5 ऐसे प्रोविजंस देख लिए जिसमें जजेस के इंडिपेंडेंस को लेकर के, इंपार्शियलिटी को लेकर के बात की जा रही है। और इससे पहले हमने एक बार देखा कि इंस्टीट्यूशन को किस तरीके से, जब हम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात करते हैं और कहते हैं कि आप पनिश कर सकते हैं किसी को, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंस की ही बात होती है, क्योंकि आपके पास पावर दिया गया है, आपका कोई तिरस्कार करे, आपके अगेंस्ट कुछ काम करे और आपको अंडरमाइन करने का कोशिश करे, तो आप उस ब्रह्मास्त्र को उठाइए, कंटेम्प्ट को उठाइए और लगाइए उस पर, उसको खत्म कीजिए। तो ये सारी चीजें पढ़ करके आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब भी हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करते हैं तो ये सारे प्रोविजंस बहुत जरूरी है। जब हम एडवांस क्लास करेंगे उसमें एक एक प्रोविजंस का नाम आपको बताएंगे कि ये वाला चीज यहाँ पे है, ताकि आप उसको सही से दिमाग में हट जाए और क्वेश्चन जब आए तो आराम से कर सके। तो इस तरीके से हम 2 टॉपिक आज खत्म किए हैं और बाकी का टॉपिक हम आगे अगले क्लास में करेंगे। और एक जो टॉपिक बच रहा है हमारा वो
अभी रेप वाली जो घटना हुई थी उसको हम करने का प्रयास करेंगे अभी इसके बाद। तो इसमें जो डाउट है यदि तो पूछ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं ये वाले टॉपिक में। सर एक क्वेश्चन है, लाइक नॉर्मल क्वेश्चन है, जज के साथ कोई और प्रोफेशन किया जा सकता है क्या? नहीं कर सकते, ना जज के साथ ना वकील के साथ, वकालत के अलावा भी नहीं कर सकते, ना जज के साथ कर सकते। ये जज अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कैसे कर सकते हैं प्रोफेशन? क्या करना चाहते हैं वैसे आप? कुछ भी नहीं सर, आई वाज जस्ट नॉर्मली आस्किंग। नहीं लेकिन कर सर सकते, अगर टीचर टीचिंग करना चाहता है कोई, नहीं तो कर सकते। मतलब लीगली वकील टीचिंग कर नहीं, सकते वैसे हैं, किसी एडवोकेट स्कूल कर सकते हैं, में करना चाहते हैं। एडवोकेट टीचिंग कर सकते हैं, वो भी एक दिन में 3 घंटे से ज्यादा नहीं कर सकते। एडवोकेट एक दिन में 3 घंटे से ज्यादा नहीं कर सकते। मैं आपको यदि 3 घंटे से ज्यादा पढ़ा दूं और कोई एडवोकेट एक्ट के अंदर कंप्लेन कर दे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, दैट वुड बी अगेंस्ट द प्रोफेशनल एथिक्स। एक दिन में 3 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ाया जा सकता। सर मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ, जिस स्कूल से मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है, उनके दो भाई थे प्रिंसिपल, तो वो दोनों एडवोकेट थे सर। एडवोकेट होंगे लेकिन वो अपने लाइसेंस को सबमिट कर दिए होंगे। यदि मान के चलो कोई एडवोकेट आईएएस बन जाता है तो क्या वो एडवोकेट रहेगा? नहीं रहेगा। वो अपने लाइसेंस को सबमिट करेंगे और उसके बाद आप जाकर के आईएएस बनिए, और फिर आईएएस से जब मन भर जाए तो आप आइए बार काउंसिल के पास, बोलिए ठीक है सर मेरा मन भर गया, वो नौकरी मैंने छोड़ दिया, अब तो प्रैक्टिस करने दो, आप फिर से लाइसेंस दे दो, तो दोबारा लाइसेंस इशू हो जाएगा। एक ही साथ नहीं कर सकते आप। सर ये जज में भी होता है? कोर्ट भी नहीं गए क्या क्या? ऐसा प्रोफेशन जैसे लाइसेंस? अरे भाई एक एक करके बोलो यार। हाँ मित्र जी बोलिए। ये कह रहा था सर, ये शायद इसी वजह से वो कभी कोर्ट भी नहीं गए। हाँ यही कारण है, वो उनको लाइसेंस अपना सबमिट कर दिए होंगे और उसके बाद ऑब्वियस सी बात है आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यदि लाइसेंस है आपके पास तो फिर दो चीज नहीं कर सकते आप। और यदि टीचिंग कर सकते हैं लॉयर, लेकिन एक दिन में 3 घंटे से ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है आगे बोलिए, अनु क्या बोल रही है बोलो। सर क्वेश्चन ये है कि एक कोई आईएएस ऑफिसर है दिल्ली के, वो उनकी अभी एल्बम आई हुई है, सो इसीलिए मेरे दिमाग में क्वेश्चन खटका। तो सर आपने जैसे बोला कि जैसे वकील का जो होता है सर्टिफिकेट, वो आप रख सकते हो फिर वापस ले सकते हो, तो जज में अगर जज क्लियर कर लेते हो उसके बाद आप कोई और प्रोफेशन अपना करके उसको नहीं छोड़ कर सकते, के फिर आप एज नहीं कर सकते, जज नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल। ओके जज में नहीं कर सकते। हाँ बताइए। हाँ सर ऐसा होता है ना कि अगर पूछ लो आप। हाँ तो सर आपने कहा था कि हेलो, अरे भाई टाइम मेरे पास है बहुत सारा, एक एक करके पूछिए, सबको समय दिया जाएगा, डोंट वरी। हाँ सर तो आपने कहा था कि अभी तक कोई जजेस को इम्पीच नहीं किया गया है, पर सर अगर क्वेश्चन में आ गया तो एक आई थिंक ऐसा कुछ हुआ था कि जस्टिस सुमित्रा सेन को इम्पीच होने वाली थी, पर उसने फिर बाद में रिजाइन कर लिया, तो उसमें वो क्या डालेंगे कि वाज शी इम्पीच और कि नहीं, इम्पीचमेंट का प्रोसेस ही जब पूरा नहीं हुआ तो कैसे इम्पीचमेंट होगा? इम्पीचमेंट का प्रोसेस पूरा होना चाहिए ना, उससे पहले रिटायर कर दी, मतलब वो रिजाइन कर दी, तो कैसे होगा वो? इम्पीचमेंट नहीं होगा ना, समझ रहे बात? ओके सर, आगे बोलिए, दूसरा क्वेश्चन बोलिए, क्या पूछ रहे हैं? एक रेड जज अरे आप लोग को सुनाई दे रहा है क्या किन्हीं को? नहीं सर आवाज नहीं आ रही इनकी। कोई दूसरा पूछे? हेलो अरे भाई बताइए बताइए। सर मैं कह रहा हूँ कोई रिटायर्ड जज है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं एज अ लॉयर? अरे भाई क्या करते हो जब क्लास में पढ़ाते हैं, तो मैं आपको नहीं बताया ये बात? कोई आंसर कर सकता है इस क्वेश्चन का? कोई दूसरे स्टूडेंट कर सकता है? हाँ कीजिए प्रशांत जी, प्रशांत जी कीजिए। हाँ जी कर सकते हैं ना, जो डिस्ट्रिक्ट जज होगा ना तो हाई कोर्ट में कर सकता है, और हाई कोर्ट का होगा सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जज आगे नहीं कर सकता। हाँ ये बात कहाँ से पता चला आपको? ये सर अभी आपने पढ़ाया क्लास में, उससे पता चला।
तो ये सुनते नहीं है क्या क्लास में? मेरे को क्या पता, इनसे पूछो सर। चलिए ठीक है, आंसर मिल गया ना आपको? हाँ जी सर। और कुछ पूछना है? हाँ सर, मेरा क्वेश्चन सर ये था कि इन लोगों ने पूछा कि अगर कोई एडवोकेट या जज कोई कर सकता है, मतलब तो अगर ये कोई एडवोकेट हो सर, वो बिजनेस कर सकता है, जैसे कोई कोई प्रॉपर्टी डीलिंग में भी हाथ करता है अपना, नहीं कर या सकते, कोई और सर इंस्टीट्यूट? नहीं कर नहीं सकते। प्रॉपर्टी डीलर बनना है या वो एडवोकेट बनना है? नहीं सर, बहुत से उतने ही है कि मल्टी कड़ी कर ली अपनी, और सर उससे पैसा नहीं कमा कर रहे सकते। हैं, ये चल रहा है। एक्चुअली कंपनी में कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वगैरह नहीं बन सकते। तो कोई गवर्नमेंट पोजीशन है वहां पे आप कर सकते हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वगैरह के पद पे नहीं रह सकते जिसमें आपको काम करना पड़े, क्योंकि यहाँ पे आप जब एक प्रोफेशन के पार्ट हैं तो ऑब्वियसली बात है उसमें टाइम देना पड़ेगा। ये कोई दुकान देने वाली बात नहीं है कि दुकान खोल दिया जब मर्जी है तो बंद कर दिया, नहीं होगा ऐसा। जी ये जी। केस था जिसमें एक वकील क्या कर दिए थे, अपने चैम्बर में फोटो स्टेट का मशीन लगवा दिया, बोला कि फोटो स्टेट भी यहाँ हम करेंगे, ठीक है। और उनको बाद में फिर बोला या तो फोटो स्टेट करो या तो वकालत करो, दोनों नहीं चलेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं सर, अभी कोरोना के चक्कर में, पेंडेमिक के चक्कर में, कि बीसीआई को सर वो हुआ है कि ये एडवोकेट जो हैं अभी केसेस नहीं आ रहा है, तो उस चक्कर में उनको लिए भी कोई ऑप्शन दिया जाए कि वो अपना पैसा कमा सके। राइट, इसीलिए अभी जो कोर्ट में ये जो पीआईएल्स वगैरह लग रहे हैं कि आप जो एडवोकेट एक्ट की बात करते हैं तो कहते हैं कि आप एडवोकेसी के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते, और अभी कोर्ट बंद है तो क्या हम भूखे मरे? या तो हमें लोन प्रोवाइड करो, या कुछ और दो, या फिर मुझे कोई और प्रोफेशन करने की इजाजत दो। तो वो इसीलिए ये हो रहा है, दूसरा कोई प्रोफेशन वाला ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन ये वकील वाले ये कर रहे हैं, ये आर्गुमेंट मतलब ये केसेस वगैरह किए हुए हैं, या तो आप मुझे अलाउ करो कुछ और मैं करूं, और कुछ और करूंगा तो मुझे आप लाइसेंस कैंसिल कर दोगे आप, तो ऐसे थोड़ी नहीं चलेगा। आप कुछ तो करो, या तो कोर्ट खोल दो, आप कोर्ट भी बंद करके रखे हो, वो वाली चीज। और किसी को कुछ पूछना है? जैसे दस्तावेज बनते हैं, अभी हमने एक घर खरीदा तो उसका जो दस्तावेज बना है, जिसको क्या बोलते हैं, बयाना लिखते हैं सर, वो एक एडवोकेट के स्टैम्प पेपर पे लिखा गया है। हाँ ठीक है। तो फिर सर वो मतलब वो चल सकता है, वो मतलब वो काम हो सकता है, वो दस्तावेज बनाते हैं वो वकील हमारे यहाँ। हाँ हो सकता है, क्या दिक्कत है? वो एडवोकेट का काम ही है, डॉक्यूमेंट बनाना तो एडवोकेट का काम है, वो तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है सर